हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी बी फॉर्म 7 सेमेस्टर, सब्जेक्ट कोड BP 702, यूनिट सेकंड हमारा चल रहा है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर। इसका छठा पार्ट है और इसी में हम जो डिस्कस कर रहे हैं क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। हम बात कर चुके हैं क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें यदि हम बात करेंगे आज तो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन फॉर फार्मास्यूटिकल, ये हमारा टॉपिक रहेगा। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट ये है। आप में से जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। अब यदि हम बात करते हैं कि क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट क्या है, इसमें हमने क्या बात करी है, तो अभी तक सेकंड यूनिट में इंट्रोडक्शन, WHO गाइडलाइन फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, और आज डिस्कस करेंगे क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन फॉर फार्मास्यूटिकल्स। यदि इसमें बात करेंगे तो क्या क्या चीजें रहेगी फार्मास्यूटिकल्स के लिए, तो फार्मास्यूटिकल्स के लिए सबसे पहली चीज रहेगी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। किस किस की ट्रेनिंग एंड एजुकेशन? आपके पास जो एम्प्लॉय है फार्मास्यूटिकल कंपनी के, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगी। एजुकेशन की बात करेंगे तो उनको उस प्रोसेस के बारे में, उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम उनको एजुकेट करेंगे। इसमें कौन कौन आ गया? इसमें सारे लोग आ गए, जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो आ गए, कारपोरेट सेक्टर के आपके जितने लोग हैं, आपके जितने डीलर हैं वो भी इसमें आएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्टिकुलर पर्सन की क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन ड्यूरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करेंगे। जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं तब क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से देखेंगे। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन ड्यूरिंग वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन, जब आप किसी चीज की वैलिडेशन या क्वालिफिकेशन कर रहे हैं उस समय क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन ड्यूरिंग कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे किस तरह से क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, ये पूरा होता है हमारा फार्मास्यूटिकल के लिए। ठीक है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की बात करें, इंडस्ट्री एम्प्लॉय शुड अंडरस्टूड या अंडरस्टैंड क्या, व्हाट इज QRM सबसे पहले पता होना चाहिए। हर किसी व्यक्ति को, जो एम्प्लॉय है उसको भी ये पता होना चाहिए कि भाई QRM क्या है, यानी कि क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट है क्या, और प्रोसेस ऑफ क्या हो रहा है। QRM जो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट की है वो प्रोसेस क्या है। स्किल रिक्वायर्ड फॉर QRM, अब QRM तो कर रहे हो आप, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट तो कर रहे हो, लेकिन इसके लिए क्या स्किल्ड जरूरी है, ये तीन चीज पता होना चाहिए। और इन तीन चीज के लिए आप क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे और एजुकेट करेंगे। जब ये ट्रेनिंग देंगे और एजुकेट करेंगे यदि किसी व्यक्ति को, तो क्या होगा, आपका एजुकेशन या ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या क्या चीज होना चाहिए उसमें। सबसे पहले आप उसको ये बताएंगे कि वर्किंग इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर शुड बी क्लियर। आपको जो वर्किंग इंस्ट्रक्शन देना है आपकी QRM टीम को, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और जो आपकी प्रोसीजर है वो भी अंडरस्टूड होना चाहिए। हर किसी को आप ऐसी लैंग्वेज ना यूज करें जिससे कि वो समझ में ना आए। स्पेसिफिक ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड एज रिक्वायर्ड टू एनहांस अवेयरनेस, यदि आपको अवेयरनेस बढ़ाना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आपको करना पड़ेगा। स्टाफ विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग एंड रिव्यूइंग रिस्क शुड रिसीव फॉर्मल ट्रेनिंग इन द रिलेवेंट प्रोसीजर। अब आपके पास जो स्टाफ है वो क्या कर रहा है, जिसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेज करने की है, या कोई रिव्यू कर रहा है। आपने जो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम बनाया है, जो प्रोसेस बनाई है, उसको यदि कोई व्यक्ति रिव्यू कर रहा है तो उसको पहले प्रॉपर आपको ट्रेनिंग देना होगी। कोऑपरेशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स एंड रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज इज वाइटल। यदि आप बात करेंगे तो कोऑपरेशन किस किस के बीच में होना चाहिए, जो प्रोड्यूसर है ना, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो बना रही है, ट्रेडर्स जितने हैं उसके, जितने डीलर हैं और जितने रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, उन सबके बीच में कोऑपरेशन बहुत 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 जरूरी है। ज्वाइंट ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल स्टाफ एंड MRS, मेडिकल रेगुलेटरी एजेंसी, जो आपकी मेडिकल रेगुलेटरी एजेंसी है, जैसे हमने बात करा था कि QRM प्रोसीजर वर्ल्ड वाइड होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन सबकी प्रोसीजर क्या है कि क्वालिटी प्रोडक्ट की होना चाहिए जिससे पेशेंट की सेफ्टी रहे। तो आपकी क्या रहेगी, ज्वाइंट ट्रेनिंग कराना पड़ेगी कि जो इंडस्ट्रियल स्टाफ है जो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट करता है, उसी के साथ आपकी मेडिसिन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, उन दोनों को आपको ऐसा प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा कि एक ज्वाइंट ट्रेनिंग सेशन हो जाए। ठीक है, जिससे क्या होता है, इनकरेज एंड मेंटेन द कंटिन्यूअस डायलॉग एंड क्रिएट अ क्लाइमेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ QRM। इससे क्या होता है कि आपस में वो बातें शेयर करेंगे, चीजें शेयर करेंगे, और इससे क्या होता है, एक बेहतर क्लाइमेट बनेगा, जिससे क्या होगा कि आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट की वो किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, वो आप मेडिसिन रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने भी रख सकते हैं। द सक्सेस ऑफ क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ
मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। आपका जो मैनेजमेंट है और एम्प्लॉय जो है उसकी किस तरह से ट्रेनिंग और एजुकेशन दिया है आपने, उस पर डिपेंड करता है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट की सक्सेस। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यहां तो हमने ट्रेनिंग की बात कर ली, एजुकेशन की बात कर ली। दूसरा पॉइंट यदि हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, तो बात करते हैं सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ क्यूआरएम इज डिपेंड्स ऑन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय ऑल पर्सन इन्वॉल्व इन द क्यूआरएम एक्टिविटी। सबसे पहली बात क्या है कि यदि हम यही नहीं जानते कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है, तो आप क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट क्या कोई भी काम नहीं कर सकते। यदि आप जब टीम में काम कर रहे हैं तो जब आपको क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट की बात होती है तो सबको पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति की पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका काम क्या है। अदरवाइज क्या होगा, आपको क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट सक्सेस नहीं हो सकता। इट इज रिकमेंडेड दैट अ क्रॉस फंक्शनल मैट्रिक्स ऑफ असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज ड्रॉन अप एंड शेयर्ड विद द रिलेवेंट पर्सन। अब आपको यहां पर प्रोसीजर क्या रहती है, क्रॉस फंक्शनल मैट्रिक्स वाला काम यहां पर होता है कि सब एक दूसरे से जुड़े रहें और सब एक दूसरे से शेयर करते रहें। यह एक आपका इस तरह से आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर शुड इंश्योर दैट द अप्रोप्रिएट नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज आर अवेलेबल फॉर द इफेक्टिव प्लानिंग एंड कंप्लीशन ऑफ क्यूआरएम एक्टिविटी। यदि हम बात करें तो एक्सपर्ट लोगों की बहुत जरूरत है, किसके लिए, जब आप प्लान कर रहे हो क्यूआरएम एक्टिविटी। यहां पर कभी कभी हम बाहर से भी हायर करते हैं, वो बात करेंगे हम आगे। क्यूआरएम एक्टिविटी आर यूजुअली बट नॉट ऑलवेज अंडरटेकन बाय मैट्रिक्स ऑफ इनडिसिप्लिनरी टीम्स। जरूरी नहीं है कि हर बार हम मैट्रिक्स सिस्टम यहां पर यूज करें, कभी कभी विदाउट मैट्रिक्स सिस्टम के भी हम यूज कर सकते हैं। क्यूआरएम टीम इंक्लूड एक्सपर्ट फ्रॉम द अप्रोप्रिएट एरिया। अब आपके पास जो अलग अलग एरिया है, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट की जो टीम बनती है उसमें कहां कहां से आप लोगे, क्वालिटी यूनिट से, यानी क्वालिटी कंट्रोल आपका जो हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस जो हो गया वहां से लेंगे। फिर आप कहां से लेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम का कोई व्यक्ति लेंगे, इंजीनियरिंग का व्यक्ति लेंगे जो काफी अच्छा जानता हो, आपके पास रेगुलेटरी अफेयर का जो बंदा है वो इस टीम में रहेगा, प्रोडक्शन ऑपरेशन जिसका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफी लंबा एक्सपीरियंस और काफी अच्छा अनुभव है, उसको, उस व्यक्ति को आप इसमें लेंगे क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट में। स्टैटिक्स, क्लिनिकल एंड अदर सच एज सेल्स वाले को लेंगे, मार्केटिंग और लीगल एप्लीकेशंस एस्पेक्ट्स वाला जो व्यक्ति है, इन सबको मिला के क्वालिटी रिस्क जो टीम बनेगी हमारी, वो बनेगी क्यूआरएम टीम। ठीक है, इन एडिशन टू इंडिविजुअल्स हु आर नॉलेजेबल अबाउट द क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। इन सबके अलावा यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफी लंबे समय से क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट की टीम के साथ काम कर रहा हो, उसको भी आप इसमें ले सकते हो। इन दिस रिस्पेक्ट इट इज एक्सेप्टेबल फॉर एक्सटर्नल कंसल्टेंट, जो हमने बात करी थी कि हम एक्सटर्नल कंसल्टेंट भी यहां पर ले सकते हैं कि वो व्यक्ति अपना अनुभव और अपना एक्सपर्टाइज आपसे शेयर करे। देयर रोल शुड बी जस्टिफिकेबल। आपको सबसे पहले यदि आपने किसी से बात करी कि आप भैया आके हमारे यहाँ थोड़ा सा कंसल्ट करिए, उसका कंसल्टेशन चार्ज हम दे देंगे, तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले आपको हर चीज डॉक्यूमेंटेड होती है, तो सबसे पहले तो आप बात करेंगे कि वो क्या क्या काम करेगा, उसका कितना शेयर रहेगा, वो कितनी हेल्प करेगा, वो सारा जस्टिफिकेशन आप किसमें देंगे, एक जो आपका जो रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, हम क्या बोल सकते हैं, क्लियरली डिफाइंड एंड द रिजल्टेंट अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी अंडरस्टूड। आपको उसका जो रहेगा पार्टिसिपेशन, जो एग्रीमेंट जो रहेगा वो क्लियरली होना चाहिए, उसको भी क्लियर और आप लोगों को भी क्लियर होना चाहिए। अ टेक्निकल एग्रीमेंट और अदर इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट विद द कंसल्टेंट में बी अप्रोप्रिएट वेयर अ जीएमपी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अज्यूम्ड। आपका जो जीएमपी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब चीजें और आपका टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स है वो सब चीजें डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए उस कंसल्टेंट के साथ। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ में बिकम इन्वॉल्व इन लीडिंग और पार्टिसिपेट इन द रिस्क असेसमेंट। सभी से कभी कभी क्या होता है, जब हम रिस्क असेसमेंट की बात करते हैं तो जो लोग बहुत समय से प्रैक्टिस में रहते हैं और बहुत सारी ऐसी टीम है जो रजिस्टर्ड रहती है इन सब कामों के लिए, तो हम उनको लेंगे। और जब उस कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को लेंगे तो भी बात क्या होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो कितने हद तक काम करेगा, वो कितना पैसा लेगा, या उसका टाइमिंग क्या रहेगा, ये सब चीजें क्या रहेगी, आपकी डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। द लीडर एंड टीम विल नीड टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल रिसोर्स रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द क्यूआरएम एक्टिविटीज। जो आपका लीडर रहेगा उस क्यूआरएम टीम का,
और पूरी टीम, ये सब मिलकर उनको पता होना चाहिए हम क्या रिसोर्सेज यूज करें क्यूआरएम एक्टिविटी के लिए। अब यदि हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, क्यूआरएम एप्लीकेशन ड्यूरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे यदि आपसे पूछता है कि भाई क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम आप कैसे करेंगे, आप क्वालिटी एश्योरेंस के बाद क्वालिटी एश्योरेंस में जॉब करना चाहते हैं, वहां पर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। द फर्स्ट क्यूआरएम एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म वंस द क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, मतलब QTPP इज डिफाइंड एंड प्री फॉर्मुलेशन वर्क ऑन द कैंडिडेट मेडिसिन इज कंप्लीट। अब सबसे पहला आपका क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट कहां से स्टार्ट होता है, जब आपने किसी ड्रग मॉलिक्यूल का प्री फॉर्मुलेशन कर लिया है। प्री फॉर्मुलेशन आप पढ़ के आ चुके हैं थर्ड सेमेस्टर में, थर्ड ईयर में, सॉरी फिफ्थ सेमेस्टर, वहां पर हमने किसी ड्रग का प्री फॉर्मुलेशन कर लिया है। अब हम उसका फॉर्मुलेशन बनाना जा रहे हैं, हमको उसके बारे में सब कुछ पता है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, उसका पार्टिकल साइज क्या है, सब चीजें हमको पता, उसका डिसोल्यूशन रेट क्या है, डिसइंटीग्रेशन रेट क्या है। अब हम उससे बना रहे हैं कोई फॉर्मुलेशन, ठीक है। उस समय पे आपको क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट करना है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। एट दिस स्टेज ऑफ अ प्रोजेक्ट देयर में बी अ सिग्निफिकेंट गैप इन नॉलेज, यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यहां पर जब गैप रहता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देयरफॉर इट विल बी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई रिस्क टूल्स दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर सच अ सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन जब बने तो आपको रिस्क टूल अप्लाई करना पड़ेगा। रिस्क टूल क्या क्या हो सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉज हो सकता है और उसका क्या इफेक्ट हो सकता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या इशिकावा या फिशबोन डायग्राम यूज करते हैं, ठीक है। उसी के साथ हम यदि बात करें फ्लो चार्ट, किसका, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आपकी जो प्रोसेस है उसमें इनपुट क्या रहा और आउटपुट क्या मिला, इसका एक आपको डायग्राम होना चाहिए आपके पास, फ्लो डायग्राम, ठीक है। डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कब करना है, किस समय पे क्या डिसीजन लेना है और कहां पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इस तरह का आपको एक डिसीजन ट्री बना के रखना है। फॉल्ट ट्री एनालिसिस, आपको फॉल्ट ट्री एनालिसिस का भी करना पड़ेगा कि कहां पर गलती हुई, तो ये एक फॉल्ट ट्री एनालिसिस होती है। रिलेशनशिप मैट्रिसेस, आपने जो मैट्रिक्स बनाए हैं उसमें क्या रिलेशनशिप है, ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगी। डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद द बोथ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड द फाइनल या फिनिश्ड प्रोडक्ट शुड बी कंसिडर्ड। आपको देखना पड़ेगा कि यदि कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट की भी सारी चीजें चेक करना है और साथ ही साथ आपको फिनिश गुड की भी सब चीजें देखना है। रिस्क वुड कंसर्न विथ स्टेबिलिटी, बायोबिलिटी एंड पेशेंट सेफ्टी, कौन कौन सी रिस्क को देखेंगे हम, स्टेबिलिटी उसकी क्या है, बायोबिलिटी क्या है और पेशेंट सेफ्टी, इंक्लूडिंग एनी चैलेंज टू दिस एरिया रिजल्टिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब इन तीनों एरिया में क्या आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है वो हमको देखना पड़ेगा, या तो एपीआई फ्रॉम कन्वर्जन अंडर कंडीशन ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में आपका एपीआई कुछ चेंज हो गया हो इस सिचुएशन में आपको तो हमको इस तरह से ये चीजें देखना पड़ेगी। यदि हम फिशबोन डायग्राम की बात करें तो फिशबोन डायग्राम कुछ इस तरह से रहेगा कि हमने क्या लिया, मटेरियल, प्रोसेस पैरामीटर हमारे कौन कौन से होते हैं, फॉर्मुलेशन पैरामीटर हमारे कौन सा है, एनालिसिस मेथड कौन सी है। तो हमने ये सब किया। मानने के लिए हमने मटेरियल की बात करें तो ड्रग ले लिया, पॉलीमर ले लिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, को सॉल्वेंट, सरफेक्टेंट, ये सब चीजें हमने देख ली। इसी के साथ प्रोसेस पैरामीटर हमारा क्या हो गया, हमने मिक्सिंग वॉल्यूम करा, मिक्सिंग स्पीड, इवोपरेशन रेट, टेम्परेचर, फार्मुलेशन पैरामीटर, ड्रग लोडिंग, टोटल सॉलिड कितना है, को सॉल्वेंट वॉल्यूम कितना है, सरफेक्टेंट कंटेंट कितना है, पार्टिकल साइज, कनेक्शन, इंस्ट्रूमेंट सेटिंग, ये अपनी एनालिसिस मेथड, ये सब आपने कर लिया। ये आपका फिश है, ये इसकी बोन है, इस तरह से आपने ये करा। और आखिरी में आप यदि देखते हैं तो पार्टिकल साइज डज नॉट मीट स्पेसिस, आपका जो पार्टिकल साइज होना था वो नहीं है, आप मतलब प्रॉपर नहीं बना देते। फिर क्या आ गया, स्टेटमेंट ऑफ ए प्रॉब्लम, आपके पास एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, यहां से आप चेक करेंगे कहां प्रॉब्लम है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर कैटेगरी ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशन, फिर वेरिएबल्स टू बी इन्वेस्टिगेशन, वेरिएबल्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, कैटेगरी ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशन, ये आपको इस तरह से देखना पड़ेगा। ये फिशबोन डायग्राम होता है, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जनरली हम यूज करते हैं। और फिर देख लेते हैं कहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यदि हम इमेज सोर्स की बात करें तो ये researchgate.net पे आपको मिल जाएगा। वहीं पे यदि हम बात करेंगे दूसरी मेथड, हमने फ्लो चार्ट बनाया था, इनपुट प्रोसेस आउटपुट की हमने बात करी थी। तो
तो आप जब कॉफी, एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि जब आपके दिमाग में कॉफी बनाना आया तो आपने क्या करा, या तो स्टार्ट करेंगे या स्टॉप करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करा, फिर व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, जैसे ही ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड हुआ तो हमने क्या करा, पुट कॉफी इनटू कप, कॉफी को हमने कप में डाला, फिर हमने क्या करा, वाटर। अब ये तो यहां तक तो बन गया भाई। अब उसके बाद हमने बात करी डिसीजन। अब डिसीजन क्या लेना है, मिल्क, मिल्क का क्या करना है, यहां पे डिसीजन लिया, ऐड करें कि नहीं करें, ये आपका क्या हो गया, इनपुट। फिर क्या हो गया, और यहीं से बात कर लेते हैं हम आउटपुट, दोनों चीज हो जाएगी। आपने मिल्क जैसे ऐड किया आपको आउटपुट हो गया, इनपुट क्या हो गया, यहीं से आपने इनपुट डालोगे तो मिल्क हो गया। क्या हुआ, आपकी कॉफी बनी, आपने पी ली, आपने फिर बंद कर दिया। तो ये क्या हो गया आपका फ्लो चार्ट, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इस तरह से हमारे पास प्रोसेस डायग्राम होना चाहिए। फिर हमने बात करी थी फॉल्ट ट्री एनालिसिस की। फॉल्ट ट्री एनालिसिस हम किस तरह से करेंगे, अब हमने देखा कि क्रॉस कंटामिनेशन हो गया। सॉरी, यहां पर इमेज सोर्स आप देखेंगे तो slideplayer.com से मैंने लिया है। और अब हम बात करते हैं फॉल्ट ट्री एनालिसिस। फॉल्ट ट्री एनालिसिस की यदि बात करते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, क्रॉस कंटामिनेशन हमको किसी प्रोडक्ट में देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, किस किस कारण से हो सकता है भाई, या तो इक्विपमेंट नॉट क्लीन, आपका इक्विपमेंट ठीक से क्लीन नहीं है, या एरिया नॉट क्लीन, जो एरिया जहां पर आपने काम कर रहे थे, जैसे मानने के लिए पैरासीटामोल बना रहे थे और उसके बाद आपने डाइक्लोफिनेक बनाया और दोनों मिक्सिंग हो गया, तो आपने एरिया प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं हुआ। फिर एएचयू प्रॉब्लम कोई देखने को मिल गई आपको, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इक्विपमेंट में दो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या, या तो आपका इक्विपमेंट ठीक से क्लीन नहीं हुआ, या क्लीनिंग प्रोसीजर नॉट एडिक्वेट, क्लीनिंग तो हुई लेकिन आपकी प्रोसीजर सही नहीं थी। फिर यदि हम क्लीनिंग ही नहीं हुई तो क्या होगा, क्लीनिंग ही नहीं होगी तो रॉन्ग नहीं हुई, दो चीजें हो सकती है, क्लीनिंग, रॉन्ग क्लीनिंग प्रोसीजर फॉलोड, आपने क्लीनिंग प्रोसीजर ही रॉन्ग फॉलो कर ली तो आपने सोचा कि इसमें क्लीनिंग नहीं होगी, क्लीनिंग पर्सन नॉट ट्रेंड, आपका क्लीनिंग पर्सन ट्रेंड नहीं है, सॉरी। उसके बाद क्लीनिंग प्रोसीजर नॉट वैलिडेटेड, आपकी क्लीनिंग प्रोसीजर वैलिडेटेड नहीं है, और क्लीनिंग प्रोसीजर नॉट एडुकेट फॉर द ऑल प्रोडक्ट। इस तरह से आपको ये फॉल्ट ट्री एनालिसिस करना है। pharmaguideline.com से ये मैंने लिया है सॉरी। अब हम बात कर लेते हैं QRM एप्लीकेशन ड्यूरिंग वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन। अब हम किसी प्रोडक्ट का या किसी इंस्ट्रूमेंट का हम वैलिडेशन कर रहे हैं या उसका क्वालिफिकेशन हम देख रहे हैं, तो वहां पर क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, दोनों चीजें। हम वैलिडेशन क्यों करते हैं, हम वैलिडेशन करते ही इसलिए हैं कि भाई आपका जो इंस्ट्रूमेंट है या आपकी जो मशीन है, जो आपकी एनालिसिस की मेथड है, जो भी चीज है उसका वैलिडेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि वो भाई प्रॉपर जो हमने बोला है उसमें काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और यदि प्रॉपर वे में काम कर रही है तो हमको जो क्वालिटी चाहिए, डिजायर्ड क्वालिटी, वो आएगी। मतलब आपका वैलिडेशन खुद क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट में काम करता है। प्रोसेस वैलिडेशन एक्टिविटी शुड इन्वॉल्व द जनरेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ डाटा थ्रू आउट द प्रोसेस फ्रॉम डेवलपमेंट टू फुल स्केल प्रोडक्शन विच विल प्रोवाइड अ साइंस बेस्ड अश्योरेंस, क्या रहा, which will provide a science-based assurance to consistent delivery of quality product in the production operation। Validation का काम ही यही है कि वो हमको क्या देगा, साइंस-बेस्ड एश्योरेंस उसने दिया है कि भाई जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी थ्रू आउट द ऑपरेशन सही है। इट इज इंपॉर्टेंट टू एम्फेसाइज दैट द बिल्डिंग ऑफ साइंटिफिक assurance being early in the development, it is obtained through the rational design of experiment and robust evolution। ये सब हम वैलिडेशन की बात कर लेंगे। हमको इतना पता होना चाहिए कि जब वैलिडेशन और की क्वालिफिकेशन करेंगे या कुछ करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट अल्टीमेटली हम कर रहे हैं। वैलिडेशन शो गुड कंट्रोल ऑन ऑल क्रिटिकल सोर्स ऑफ वेरिएबल दैट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। आपने जो वेरिएबल्स आइडेंटिफाइड करे उन पे क्या होगा, वैलिडेशन कंट्रोल करता है कि भाई इन वेरिएबल्स के कारण ही तो प्रॉब्लम हो रही, तो वो हम सही कर लेते हैं। ठीक है। अब पोटेंशियल एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच इज दैट दे कैन बी फ्लेक्सिबल इन द नंबर ऑफ वैलिडेशन। आप नंबर ऑफ वैलिडेशन कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि जनरल एक कन्वेंशनल प्रोसीजर होती है तो 3 वैलिडेशन हम करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो ये क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट में आपको हेल्प करेगा। फॉर वेरी लो वॉल्यूम प्रोडक्ट, जिसका वॉल्यूम काफी कम हो। ऑर्फन ड्रग, यदि हम बात करते हैं ऑर्फन ड्रग की, तो ये वो ड्रग होती है कि जो बहुत कम रेयर केस में यूज होती है और इन पे स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रहती है और इस बिना गवर्नमेंट की इजाजत के, बिना गवर्नमेंट के नॉलेज के ये ड्रग हम यूज
नहीं कर सकते। तो इनमें मल्टीपल बैचेस के काम नहीं होते, हम क्वालिफिकेशन वैलिडेशन एक साथ करेंगे और एक साथ बना लेंगे, ठीक है। क्यूआरएम प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का स्कोप जानने के लिए हम वैलिडेशन करते हैं, ठीक है। ऑप्टिमल शेड्यूल क्या करेंगे हम, मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग, कैलिब्रेशन और रिक्वालिफिकेशन कर लेंगे मशीन्स का, ठीक है, या और आपका जो प्रोसीजर है उसका रिक्वालिफिकेशन कर लिया। मैन्युफैक्चरर शुड हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट इंश्योर दैट बाय टाइम द प्रोडक्ट इज कमर्शियलाइज प्रोसेस एंड ऑप्टिमाइज्ड रिस्क आर मिनिमाइज। भाई जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको पता होना चाहिए कि आप जो कमर्शियलाइज प्रोजेक्ट बना रहे हो उसकी प्रोसेस के समय क्या है, ऑप्टिमाइजेशन रिस्क क्या है, उसको किस तरह से आप मिनिमाइज कर रहे हो। सॉरी, हम बात कर रहे हैं क्यूआरएम एप्लीकेशन ड्यूरिंग कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग। क्यूआरएम कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हमको क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं। ऑल क्यूआरएम एक्टिविटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट अलाउज द रिस्पांसिबिलिटी फॉर रिस्क असेसमेंट एंड एक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ हिरार्की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन के काम में आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। स्पेशल फोकस कैन बी पुट ऑन द रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट पे स्पेशल फोकस होता है। पहला क्या होगा, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी की रिस्क आप देखेंगे। एडवर्स इंपैक्ट ऑन पेशेंट हेल्थ रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट क्वालिटी डिफेक्ट। आपका प्रोडक्ट क्वालिटी रिस्क क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है उसका एडवर्स इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा पेशेंट की हेल्थ पर। फिर इंटरप्शन ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई टू पेशेंट, पेशेंट को सप्लाई जो प्रोडक्ट हो रहा है उसमें तो कोई इंटरप्शन नहीं हो रहा। जीएमपी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क, कौन कौन सी रिस्क है, जीएमपी की और रेगुलेटरी कंप्लायंस की भी बहुत बड़ी रिस्क है। मल्टी साइट रिस्क है, मल्टी प्रोडक्ट रिस्क है। न्यू फैसिलिटी चेंज टू एग्जिस्ट फैसिलिटी, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। अब यदि हम बात करते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिस्क असेसमेंट रिस्क कंट्रोल एक्टिविटी द आउटकम शुड बी समराइज्ड एंड अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेटेड। आपने जब रिस्क असेसमेंट कर लिया, हमने पहले बात करी थी क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट पहले वीडियो में, तो जब आपने असेसमेंट कर लिया तो आपको क्या होना है, कंट्रोल भी प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा और उसको समराइज करना पड़ेगा और एक डॉक्यूमेंट में उसको डॉक्यूमेंटेड करना पड़ेगा। द रिजल्ट में भी डॉक्यूमेंटेड इन अ न्यू और एग्जिस्टिंग रिपोर्ट। आपको नई या जो एग्जिस्टिंग रिपोर्ट है उसमें उसको समराइज और डॉक्यूमेंटेड करना पड़ेगा। रिस्क रिव्यू इज इंपॉर्टेंट इफ न्यू रिस्क और चेंज एग्जिस्टिंग। अब यदि आपके पास कोई नई रिस्क आके खड़ी हो जाती है तो उसका रिव्यू भी करना बहुत जरूरी है। और रिस्क रिव्यू की बात करेंगे तो क्या करोगे आप, जब आप रिस्क रिव्यू करने जाएंगे तो आप देखेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क कंट्रोल एक्टिविटीज एंड एक्शन। आपके पास कोई नई रिस्क आई, आपने उसको कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल करने के बाद आप उसने डॉक्यूमेंटेड कर दिया। आप डॉक्यूमेंटेड करने के बाद आपके पास जो पर्सन है जो उसका रिव्यू करेगा, और जब वो रिस्क रिव्यू करने गया तो वो क्या करेगा, वो देखेगा इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क कंट्रोल, रिस्क कंट्रोल पे कितनी इफेक्टिवनेस रही थी। एक्टिविटीज एंड एक्शन, आपने क्या एक्टिविटीज करी और एक्शन किस तरह से किया, कितना समय लिया। चेंज इन ऑब्जर्व्ड रिस्क लेवल और एग्जिस्टिंग कंट्रोल। ऑब्जर्व रिस्क लेवल क्या है और एग्जिस्टिंग कंट्रोल क्या है, वो चीजें वो देखेगा, ठीक है। अब यदि हम इसमें बात करेंगे क्यूआरएम इंटीग्रेशन विद की क्वालिटी सिस्टम एलिमेंट, तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए जब हम फैसिलिटी डिजाइन करेंगे तो व्हाट टू डू। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे इंटीग्रेटेड क्वालिटी मैनेजमेंट। पहला, यदि इंटीग्रेटेड क्वालिटी मैनेजमेंट करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन करना है, क्वालिटी डिफेक्ट आप देखेंगे, ऑडिटिंग एंड इंस्पेक्शन होगा, चेंज मैनेजमेंट एंड चेंज कंट्रोल आपको करना है, फिर कंटिन्यू इंप्रूवमेंट एंड करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन आपको देखना है। तो ये आपका मैनेजमेंट का सिस्टम हो गया। फिर आप जब फैसिलिटी, इक्विपमेंट और यूटिलिटीज की बात करेंगे तो फैसिलिटीज आपके पास या इक्विपमेंट या यूटिलिटीज जो है उसका डिजाइन क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है। फिर मेंटेनेंस एंड डिमोन्स्ट्रेटिंग द फैसिलिटी ऑफ और इक्विपमेंट, इक्विपमेंट को आप पहले यूज करने के पहले डिमोन्स्ट्रेट करेंगे। हाइजीन एस्पेक्ट देखेंगे, क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड एनवायरमेंट कंट्रोल देखेंगे, कैलिब्रेशन एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आपके पास क्या है वो आप देखेंगे, कंप्यूटर सिस्टम एंड कंप्यूटर कंट्रोल इक्विपमेंट आप देखेंगे। ये हम बात कर रहे हैं फैसिलिटी, इक्विपमेंट एंड यूटिलिटी कमर्शियलाइज प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद सप्लायर मटेरियल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मैनेजमेंट हम देखेंगे, तो इसको कैसे करेंगे। असेसमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर जो आपका है उसका असेसमेंट करेंगे, सप्लायर जो उसका असेसमेंट करेंगे, स्टार्टिंग मटेरियल को चेक करेंगे, यूज ऑफ मटेरियल किस तरह से हो रहा है, स्टोरेज किस तरह से हो रहा है, लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशंस आपकी क्या है।
और फिर हमने देखा ये सब होने के बाद हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करेंगे कि भाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किस तरह से हो रही है सॉरी, फ्रॉम डेवलपमेंट टू मैन्युफैक्चरिंग। आपने टेक्नोलॉजी डेवलप करी और मैन्युफैक्चरिंग तक किस रेशो में पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है बराबर। ड्यूरिंग कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग बिटवीन साइट्स, यदि दो साइट्स में आप अलग अलग साइट्स में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग जब हो रही है तो अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किस तरह से हो रही है। फ्रॉम कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएशन, अब यदि प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करना है तो वहां पर किस तरह से पहुंच रही है। और यदि हम बात करें क्यूआरएम एप्लीकेशन इन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन की बात करेंगे तो क्या इफेक्टिव क्यूआरएम कैन बी फैसिलिटेट द हाउ टू डू इट, किस तरह से करें। पहले बात करी हमने कैसे करें और अब हम बात करेंगे किस तरह से करें। अब प्रोडक्शन आपको देखना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिस्क, वैलिडेशन, इन प्रोसेस सैंपलिंग एंड टेस्टिंग कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग, डेविएशन एंड इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट। फिर यदि हम लेबोरेटरी कंट्रोल और स्टेबिलिटी स्टडी की बात करेंगे तो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट आपको देखना पड़ेगा, रीटेस्ट पीरियड एंड एक्सपायरी डेट क्या है उसकी वो देखना पड़ेगा, मेथड ट्रांसपोर्ट किस तरह से हो रहा है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। आप डिजाइन देखेंगे कि जो आपके पैकेज है उसकी डिजाइन क्या है, सिलेक्शन ऑफ कंटेनर और क्लोजर सिस्टम क्या है, लेवल कंट्रोल क्या है, आपका लेवल बराबर है या नहीं, उसमें चीजें प्रॉपर है कि नहीं, स्टोरेज ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर ये आपका तीसरा पॉइंट यानी कि चौथा पॉइंट रहेगा, स्टोरेज ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। स्टोरेज ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये जनरली हम वैक्सीन सीरा या जो कोल्ड चेन हमारे जितने भी सिस्टम रहते हैं कि उनमें भाई देखेंगे कोल्ड चेन का सिस्टम है या नहीं, पता पड़े कि कोल्ड चेन नहीं और आपका प्रोडक्ट खराब हो गया। तो ये हमारा फार्मास्यूटिकल के लिए क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट हो गया। अब हम जो बात करेंगे अगले वीडियो में वो रहेगी क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट कंसिडरेशन फॉर मेडिसिन रेगुलेटरी अथॉरिटी। और फिर अगला जो वीडियो रहेगा वो रहेगा रिस्क मैनेजमेंट टूल पर। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। रेफरेंसेस जो है हमारे आप देख सकते हैं WHO.ENT से मैक्सिमम लिया, research.getnet, स्लाइड प्लेयर, pharmaceuticalguide.com और google.com। यहां पर और चैनल पर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।